वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ECO 403 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ECO 403 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 14 करवाया जा रहा है, जो कि है द ओपन इकोनॉमी। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो फाउंडेशंस ऑफ द ओपन इकोनॉमी, अगर हम इसकी फाउंडेशन देखें तो उसमें क्लासिकल डिचोटोमी आती है, और जो कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर, और एक क्लियर सेपरेशन हमें मिलता है रियल और जो नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं इन दोनों के दरमियान। अगर हम रियल वेरिएबल्स की बात करें तो इससे मुराद जो है वो क्वांटिटीज़ की बात की जा रही होती है, जैसे कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और रियल इंटरेस्ट रेट, जिनको मेजर किया जाता है फिजिकल यूनिट्स के अंदर। और नॉमिनल वेरिएबल्स की हम बात करें तो उसके अंदर मॉनेटरी मेजर्स आ जाते हैं, जैसे कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल वगैरह। सो डिचोटोमी के मुताबिक लॉन्ग रन के अंदर रियल वेरिएबल जो होते हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है इंडिपेंडेंटली तौर पर नॉमिनल वेरिएबल्स के। सो चेंजेस जो आती है मनी सप्लाई के अंदर, वो जो है अफेक्ट नहीं करती जो रियल इकोनॉमिक आउटकम होती है, जैसे कि जीडीपी हो गया या फिर जो एम्प्लॉयमेंट हो गई। उसको अगर हम लॉन्ग रन के अंदर देखेंगे, लॉन्ग रन में असर नहीं होगा। सो जो इकोनॉमिक मॉडल फाउंडेशन है, तो बहुत से क्लासिकल मॉडल्स और जो उसको उनको अंडरपिन करती है क्लासिकल जो डिचोटोमी है, और सपोर्ट करती है नोशन के मॉनेटरी पॉलिसी का लिमिटेड लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है रियल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। और ये सिंप्लीफाई करती है इकोनॉमिक एनालिसिस को अलाउ करते हुए इकोनॉमिस्ट को कि स्टडी करें रियल और नॉमिनल वेरिएबल्स को सेपरेटली, और अज्यूम करते हुए कि मनी जो है वो न्यूट्रल होता है लॉन्ग रन के अंदर। ना द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, जो पैसा है वो एक्चुअली न्यूट्रल है। जो कॉन्सेप्ट है कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का, वो ये बताता है कि चेंजेस आना मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ इन्फ्लुएंस करता है वो नॉमिनल वेरिएबल्स को। तो अब नॉमिनल और रियल वेरिएबल दोनों का फ़र्क इसीलिए ज़रूरी है कि जो मनी सप्लाई से अब जो फ़र्क आ रहा है वो सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स को ही अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि प्राइस हो गई और वेजेस वगैरह हो गई। और जो रियल इकोनॉमिक जो रिसोर्स मेजर हैं उनको अफेक्ट नहीं करता लॉन्ग रन के अंदर। इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता रियल इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर। और दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें तो ये कि इंक्रीजिंग या डिक्रीज़ होना अमाउंट ऑफ मनी जो सर्कुलेशन के अंदर, वो अफेक्ट करेगा प्राइस और वेजेस को, तो असर करेगा लेकिन कोई असर नहीं डालेगा वो रियल जीडीपी में। नॉमिनल जीडीपी पे डाल सकता है, लेकिन जो रियल जीडीपी है, जो असल जीडीपी है, उस पर असर नहीं डालेगा। और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर भी, और जो प्रोडक्टिविटी है, तमाम चीज़ें जो है वो अनअफेक्टेड रहेंगी मनी सप्लाई की वजह से लॉन्ग रन के अंदर। जो प्रिंसिपल है कॉर्नरस्टोन क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी का, वो क्लोजली रिलेट करता है क्लासिकल डिचोटोमी के साथ। और ये बताता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर सकती है शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं उनको, लेकिन ये चेंज नहीं कर सकती फंडामेंटल ड्राइवर्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ के। अगर डबल कर दिया जाएगा मनी सप्लाई को तो नतीजा क्या निकलेगा, प्राइस डबल हो जाएंगे, लेकिन जो रियल आउटपुट है और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। ये आइडिया जो है, इसका हम देखें तो इसकी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन होती है पॉलिसी मेकर के लिए, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसको परस्यू किया जाए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट के ज़रिए, ना कि मॉनेटरी एक्सपेंशन के ज़रिए। नाउ द ट्रेड एंड नेशनल इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट। ओपन इकोनॉमी के अंदर जो प्रोपोर्शन होता है कंट्री के आउटपुट का, जो कि ट्रेड किया जाता है इंटरनेशनली तौर पर, ये जो एक क्रिटिकल इंडिकेटर होता है उसकी इकोनॉमिक ओपननेस का, और ये टिपिकली मेजर किया जाता है रेशियो के ज़रिए सम ऑफ इनपुट एंड एक्सपोर्ट टू डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी जिसको कहते हैं। और इंपोर्ट की हम बात करें तो इंपोर्ट से मुराद गुड्स और सर्विस जिनको परचेज़ किया जा रहा है दूसरे कंट्रीज़ से, जबकि एक्सपोर्ट से मुराद वो जिनको फ़ॉरेन मार्केट में बेचा जा रहा है। और जब हायर रेशियो होगा वो इंडिकेट करता है एक ग्रेटर डिग्री जो इंटीग्रेशन की ग्लोबल इकोनॉमी में, जो कि बताता है कि कंट्री रिलाई करता है सिग्निफिकेंटली तौर पर इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। और ये मैट्रिक हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर को क्या असेस करें वल्नरेबिलिटी जो होती है इकोनॉमी की ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशन के हवाले से,
कि कितनी वल्नरेबल है अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आती है, और जो पोटेंशियल बेनिफिट्स होते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन के। कंट्री जो होती है हाई ट्रेड टू जीडीपी रेशियो के साथ अक्सर वो एक्सपीरियंस करती है कंपटीशन के अंदर ज़्यादा इजाफा होना, और एक्सेस होता है उसका ब्रॉडर रेंज के साथ गुड्स और सर्विस, और अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और ये सब होता है स्पेशलाइजेशन और कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए। नाउ द नेशनल इनकम आइडेंटिटी इन एन ओपन इकोनॉमी। नेशनल इनकम आइडेंटिटी जो एक ओपन इकोनॉमी में फंडामेंटल इक्वेशन होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है इकोनॉमिक आउटपुट जो एक कंट्री का, और इसको कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, यानी कि वाई से मुराद हो गया नेशनल इनकम या फिर जीडीपी, सी हो गया कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एन एक्स हो गया नेट एक्सपोर्ट, यानी कि जब एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट माइनस कर देते हैं। और ये आइडेंटिटी बताती है कि कैसे इकोनॉमी का आउटपुट जो है वो एलोकेट किया जाता है डिफरेंट यूजर्स के दरमियान। और अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो जो कंजम्पशन होती है उसके अंदर शामिल होती है हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट से मुराद बिजनेस एक्सपेंडिचर होते हैं गुड्स और कैपिटल गुड्स, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। और नेट एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो इसमें ये होता है ये जो इंटरनेशनल ट्रेड कंपोनेंट है जो कि इंडिकेट करने के क्या कंट्री जो है वो नेट एक्सपोर्टर है या फिर नेट इम्पोर्टर है। और एक पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट ये इम्प्लाई करता है एक ट्रेड सरप्लस, और जो नेगेटिव अगर होगा जो नेट एक्सपोर्ट है तो वो जो ट्रेड डेफिसिट को शो करेगा, यानी कि खसारा जो है उसको शो करता है। सो ये आइडेंटिटी जो है क्रूशल होती है अंडरस्टैंड करने के लिए जो फ्लो होता है गुड्स और सर्विस का एक ओपन इकोनॉमी में, और ये फॉर्म करता है बेसिस एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और जो इनका इम्पैक्ट होता है नेशनल इनकम के ऊपर। नाउ द कैपिटल मूवमेंट एंड ट्रेड बैलेंसेस। सो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें जो कि जाना जाता है नेट कैपिटल आउटफ्लो के तौर पर रिप्रेजेंट करता है डिफरेंसेस जो है परचेज ऑफ फॉरेन एसेट बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स, और जो परचेज ऑफ डोमेस्टिक एसेट होती है बाय फॉरेनर्स की, और ये क्लोजली लिंक होता है ट्रेड बैलेंस के साथ जो कि डिफरेंस होता है कंट्री की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, जो कि नेट एक्सपोर्ट आपको बताया गया। और जो रिलेशनशिप होता है इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है नेशनल सेविंग और नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट के दरमियान उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है जैसे कि ये एस इज़ इक्वल्स टू आई प्लस एन एक्स। अब यहाँ पर जो एस है वो सेविंग है, आई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और एन एक्स जो है वो नेट एक्सपोर्ट है। अब ये इक्वेशन बताती है कि जब एक कंट्री ज़्यादा सेव करता है उसकी इन्वेस्ट के मुकाबले में डोमेस्टिकली सरप्लस सेविंग यूज़ की जाती है परचेज़ करने के लिए फॉरेन एसेट, नतीजा क्या निकलता है पॉजिटिव NFI निकलता है, और इसके अलावा ट्रेड सरप्लस निकलता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर एक एक कंट्री जो वो ज़्यादा सेव करे तो उसको लाजमी तौर पे बोरो करना पड़ता है। एक कंट्री अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है सेविंग के मुकाबले में उसको लाजमी तौर पे बोरो करना पड़ता है अब्रॉड से, और उसी से नेगेटिव NFI आता है और ट्रेड बैलेंस भी आता है। सो अंडरस्टैंड करना रिलेशनशिप जो है एसेंशियल होता है एनालाइज करने के लिए कंट्री की जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक पोजीशन और जो सस्टेनेबिलिटी होती है इसके करंट अकाउंट बैलेंस की। नाउ द इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज। अब इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज की हम बात करें, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज से मुराद जो है वो क्या होता है कि मूवमेंट होती है मनी की इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ट्रेड के लिए, या फिर जो बिज़नेस प्रोडक्शन होती है बॉर्डर के अक्रॉस। और ये फ़्लो जो होती है इनके अंदर नेट कैपिटल आउटफ्लो होता है जिसमें मेजर किया जाता है डिफरेंस परचेज़ के दरमियान फॉरेन एसेट बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट, और जो परचेज़ ऑफ डोमेस्टिक एसेट बाय फॉरेनर होती है, और कंट्री जो कि हायर सेविंग के साथ होते हैं इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में उनके लिए जो टर्म होती है वो होती है नेट लेंडर्स। ये प्रोवाइड करते हैं कैपिटल दूसरे कंट्रीज़ को, और इसी के मुकाबले में कंट्रीज़ जो कि लोअर सेविंग के साथ होते हैं इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में वो नेट बोरोवर होते हैं जो कि रिलाई कर रहे होते हैं फॉरेन कैपिटल के ऊपर ताकि वो फाइनेंस कर सके उनकी इन्वेस्टमेंट नीड। और ये कैपिटल फ्लो प्ले करता क्रूशल रोल जो है डिटरमाइन करने में एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और ये रिफ्लेक्ट भी करता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस कर सकता है कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी
मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। सो जैसे कि लार्ज इनफ्लो होता है फॉरेन कैपिटल का, उससे क्या होता है कि करेंसी अप्रिसिएशन होती है जो कि अफेक्ट कर रहा होता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, और जो सडन आउटफ्लो होता है वो ट्रिगर कर सकता है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। सो मॉनिटर करते हुए और मैनेज करते हुए इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो ये जो है वाइटल होता है मेंटेन करना इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम जो एक ओपन इकोनॉमी में। नाउ द स्मॉल ओपन इकोनॉमी मॉडल, अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखें स्मॉल ओपन इकोनॉमी मॉडल के, सो जो मॉडल है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, उसको ऑपरेट किया जाता है जम्शन के अंडर कि कंट्री जो है प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं प्राइस टेकर है वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में। इसका मतलब ये है कि ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, और इसको लाजमी तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी रेट है। इस मॉडल के अंदर ये कि नेशनल सेविंग जो है वो रिप्रेजेंट करती है सप्लाई लोनेबल फंड्स की, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करती है डिमांड, और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट उसको डिटरमाइन किया जाता है वर्ल्ड मार्केट के ज़रिए। और जो डिफरेंस कोई भी जो होता है नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट के दरमियान, वो नतीजा निकलता है नेट कैपिटल फ्लो। और अगर सेविंग एक्सीड कर जाती है इन्वेस्टमेंट, सरप्लस जो है वो उसको इन्वेस्ट किया जाता है अब्रॉड और उससे ट्रेड सरप्लस आता है। और इसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर जाए सेविंग, तो कंट्री जो है वो बोरो करता है अब्रॉड से, नतीजा निकलता है ट्रेड डेफिशिएट। और ये मॉडल हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कि कैसे स्मॉल इकोनॉमीज़ इंटरेक्ट करती हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, और कैसे डोमेस्टिक पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस कर सकती है कैपिटल फ्लो और जो ट्रेड बैलेंसेस होते हैं। तो ये था। अच्छा, अब जो है वो इसके अंदर एक अजम्पशन की भी बात कर लेते हैं आखिर में हम, कि जो स्मॉल ओपन इकोनॉमी मॉडल है ये बिल्ड हुआ है कई सारे की अजम्पशन के ऊपर, जो कि सिंप्लीफाई करते हैं एनालिसिस और हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंट्रैक्शन। पहला ये कि ये अज्यूम करता है कि डोमेस्टिक और जो फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स हैं ये परफेक्ट सब्सिट्यूट हैं। मतलब ये कि इन्वेस्टर्स जो इंडिफरेंट होते हैं होल्ड करने में डोमेस्टिक या जो फॉरेन एसेट हैं, जितना जिस हद तक ये जो है जिनके जितना लंबा ये जो है ऑफ़र करें सेम रिटर्न। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मॉडल जो है अज्यूम करता है जो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होती है, इंडिकेट करते हुए कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो मूवमेंट हो रही है कैपिटल की अक्रॉस बॉर्डर के पार। और ये अलाउ करता है सीमलेस बोरोइंग और लैंडिंग जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। और तीसरा ये कि इकोनॉमी को कंसिडर किया जाता है रिलेटिवली स्मॉल ग्लोबल मार्केट के लिए, और ये कि ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, और लाजमी तौर पे उसको इसी तरह लेना होगा, एक्सेप्ट करना होगा जिस तरह से है। सो ये अजम्पशन फैसिलिटेट करता है एनालिसिस के कैसे डोमेस्टिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अफेक्ट करते हैं नेट कैपिटल फ्लोज और ट्रेड बैलेंसेस। जबकि रियलिटी में अगर हम देखें तो ये अजम्पशन जो है वो परफेक्टली जो है वो होल्ड ना हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि कंट्रीज़ जो वो फेस करते हैं कैपिटल कंट्रोल्स, इसके अलावा रिस्क प्रीमियम और जो दूसरे फ्रिक्शंस जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल मोबिलिटी और एसेट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और इसमें मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।